Hi everyone, this is Saloni Pandey, your sociology educator, and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains, जहां पर आपको मिलती है 100% free and quality education without any paid subscription. So students, in our today's lecture, we are going to discuss the most important questions, part 1 of your class 12 sociology chapter, change and development in industrial society. So आज के हमारे सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे इस चैप्टर से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसका पार्ट 1 यानी कि वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी से। आई होप सो चैप्टर आपने मेरे साथ में कंप्लीट कर लिया है, साथ ही साथ में हमने इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, एमसीक्यूज ये सब ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब जो है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं इनकी बात करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर 1. Economists and others have often made a distinction between the organized or formal and the unorganized or informal sector. Justify. इकोनॉमिस्ट ने फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर है ना, जिसे ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी बोलते हैं, इसमें एक डिस्टिंक्शन बताया है। क्या है वो डिस्टिंक्शन, ये हमको हमारे आंसर में बताना है। जनरली वी नो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आपको 30 वर्ड्स में आंसर करना होता है, नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, 30 to 35 इज मैक्सिमम। तो इसमें अब हमको क्योंकि डिस्टिंक्शन पूछा है, सो जस्ट हम उसका मीनिंग बताएंगे, एक दो पॉइंट्स लिखेंगे जो हमारी वर्ड लिमिट को मैच करता है, नॉट मोर देन दैट। ओके, सो विल राइट an organized sector consists of all units employing 10 or more people throughout the year, and these have to be registered with the government as well as to ensure that their employees get proper salaries, wages, pension and other benefits. तो जो भी जितने भी मतलब ऐसे बोलेंगे ना यूनिट्स, या जितनी भी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी यूनिट्स वर्क कर रहे हैं, अगर वो गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर्ड है ना, और वो ये इंश्योर करते हैं कि उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनको प्रॉपरली मंथली सैलरी मिल रही है, पेंशन बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मेडिकल मिल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ मिल रहा है, और इसी के साथ में वो पूरे साल में 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज को जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं या उससे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो वो एक फॉर्मल सेक्टर कहलाएगा। ओके, फॉर्मल सेक्टर या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एम्प्लॉइंग 10 or more employees throughout the year as well as registered with the government, ensuring employees get proper salary, wages, pension, other benefits, etc. इसका जस्ट अपोजिट होता है इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर जो है, सबसे पहली चीज तो वो गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर्ड नहीं होता है, उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको प्रॉपर सैलरी, वेजेस, पेंशन ये सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, साथ ही साथ में गवर्नमेंट जो है has made laws to ensure that workers are benefited but they are left to the decisions of the employer or contractor. अब गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, कोई प्रॉपर सारी चीजें नहीं हो रही हैं, बट स्टिल गवर्नमेंट कुछ लॉज वगैरह बनाती है या कुछ ऐसी चीजें करती है जिसके थ्रू ये इंश्योर हो सके कि इनफॉर्मल सेक्टर में भी सारा वर्क अच्छे से चल रहा है, बट स्टिल द फाइनल डिसीजन मेकर इज द कॉन्ट्रैक्टर और द एम्प्लॉयर, राइट। सो यहाँ पर ये हमारा जो है डिस्टिंक्शन हो जाएगा इन दोनों के बीच में। ओके, फॉर्मल सेक्टर रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट एंड प्रॉपर सैलरी, वेजेस एक्सेट्रा, नॉट रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट, नॉट प्रॉपर सैलरी, वेजेस एक्सेट्रा, ये हमारा हो जाएगा आपका पूरा 30 वर्ड्स में। क्लियर? सो दैट इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से हम इसको आंसर करेंगे। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है? देखो, हम इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल, कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है ना, इसके बेसिस पर हम इंडस्ट्रीज को डिफाइन करते हैं कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्री है, या किस तरह की इंडस्ट्री है। ओके, तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं उसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है वो जनरली लेस देन 1 करोड़ होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लो आप, जूट इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो जहां पर इन्वेस्टमेंट या जो पूरा एक मतलब इन्वेस्टमेंट के साथ में जो टर्नओवर है वो लेस देन 1 करोड़ है, तो उसे आप बोलोगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसमें ऐसे अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, फिर कि 1 से लेके 5 करोड़ तक में स्मॉल होगा, फिर 5 to 10 करोड़ में जो है मीडियम, और फिर लार्ज, इस तरीके से पूरा क्लासिफिकेशन रहता है। पहले और कम हुआ करता था, है ना, लेकिन अब इसको थोड़ा सा हमने रेस कर दिया है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल के अकॉर्डिंग हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करते हैं। देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री
is an industry defined by the investment of capital made into it. Generally, it is an industry with small turnover of less than 1 crore. Example, jute industry, leather industry, etc. Is that clear? Good enough. Now let's move on to third question. Highlight any two features of the organized sector. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के क्या फीचर्स होते हैं? अभी हमने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के बीच में डिफरेंस किया, यहां पर आप सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड के बारे में बताओगे कि द टू फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आर एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एन और ये यहां पे गलत है, हाँ, एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज अ टाइप ऑफ सेक्टर व्हिच इज सब्जेक्ट टू रेगुलेट दैट एवरी एम्प्लॉय मस्ट फॉलो. The organizations in organized sector is registered with the government and ensures that employees get proper salary, wages and other benefits. अभी देखो हमने यहाँ पे फर्स्ट आंसर में यही सेम चीज लिखी थी. Organized sector employing more than 10 or more employees throughout the year, साथ ही साथ में registered with the government, get proper wages, salary, pension benefits etc. यही इसके फीचर्स हो जाएंगे. ठीक है, तो बस इसको हम पॉइंट्स में लिख देंगे 2 पॉइंट में, तो ये हमारे फीचर्स हो जाएंगे. देखो ऐसे यहाँ पर लिख देना है. क्लियर? वही सेम चीज है. क्वेश्चंस देखो अच्छे से, बस ये देखो कि आंसर का पैटर्न कैसा होगा. आंसर मुझे लिखना है तो किस तरह से लिखना है. ठीक है, इस एक चीज का ध्यान रखना, पैटर्न के ऊपर फोकस करना. कहीं किसी कंसेप्ट में डाउट है तो वो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और आप मेरे लेक्चर्स भी देख सकते हो जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. तो वहां से आप सारे लेक्चर, सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ सकते हो. हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे, बट यहाँ पर हम जो डिस्कस करें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि एग्जाम में क्या आ सकता है. तो आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखो, आंसर आपको कैसे लिखना है इस एक चीज का ध्यान रखो और इसकी प्रैक्टिस करो. फाइन, सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4. In an industrial setup, how can a manager make the workers produce more? एक इंडस्ट्रियल सेटअप में एक मैनेजर कैसे वर्कर से ज्यादा काम करवा सकता है? आपको याद आ रहा है जो टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी थी, याद आ रहा है कुछ कुछ? हाँ, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैनेजर वर्कर से ज्यादा काम कैसे करवा सकता है. तो आप इसमें ये बताओगे कि इंडस्ट्रियल सेटअप में मैनेजर 2 तरह से वर्कर से ज्यादा काम करवा सकता है. टेलर ने ही ये जो थ्योरीज वगैरह इसके बाद में आना स्टार्ट हुई थी, तो इसलिए मैं वहां से आपको रिलेट कर रही हूँ. तो बोले 2 तरह से काम करवा सकते हैं. पहला, एक तो ये कर सकते हैं, वर्कर्स प्रोड्यूस मोर बाय प्रोवाइडिंग देम मोर देन द प्रिवेलिंग वेज रेट. ठीक है, या फिर by motivating them to work hard. एक्चुअल में ये मोटिवेटिंग से ज्यादा अच्छा ऐसा होगा कि वर्क आवर्स को इंक्रीज कर देना. देखो वो बोलते थे वर्कर से अगर आपको ज्यादा काम करवाना है तो आप 2 चीज कर सकते हो. पहला, या तो आप एक काम करो कि अगर वो 8 आवर्स में, फॉर एग्जाम्पल 8 आवर्स में जो है वो लोग वर्क करते हैं और उनका टारगेट होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर कुछ किसी प्रोडक्ट को हम जो है मतलब क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं. फॉर एग्जांपल हम क्या बना रहे हैं, पेन बना रहे हैं, पेन की फैक्ट्री है. तो मान लो वो 8 आवर्स काम करता है और उसको टारगेट है 500 पेन का. तो या तो आप एक काम करो, 2 तरीके से आप उसका काम ज्यादा उससे करवा सकते हो. या तो आप उसको 10 आवर्स दो, है ना, और आप उससे बोलो कि आप जो है मतलब वर्क आवर्स आप बढ़ा दो, तो वो ज्यादा काम करेगा, है ना. अभी वो 500 प्रोड्यूस करे, फिर वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा. या तो फिर आप एक काम करो कि 8 आवर्स में ही आप उसका टारगेट बढ़ा दो, है ना. तो फिर क्या होगा कि उसको कम टाइम में ज्यादा काम हम उससे करवा सकते हैं, या फिर ज्यादा उसको आवर्स प्रोवाइड करके भी हम उससे ज्यादा टारगेट करवा सकते हैं. ठीक है, ये एक चीज उन्होंने बोली. दूसरा, अगर आप वेज रेट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो भी वो एक तरीके से मोटिवेट होंगे ज्यादा काम करने को. और ठीक है, हाँ, प्रिवेलिंग देन वेज रेट और वर्क हार्ड. तो ये जो 2 पॉइंट्स हमने हमारे चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि या तो वर्क आवर्स बढ़ा दो या तो फिर उनका टारगेट बढ़ा दो. तो ये 2 चीज अगर आप करते हो तो वर्कर्स से मैनेजर ज्यादा से ज्यादा काम करवा सकते हैं. या तो उनका टारगेट बढ़ा दो या उनके वर्क आवर्स बढ़ा दो. इज दैट क्लियर? ये 2 पॉइंट्स हैं जो आप अपने आंसर में नोट करेंगे. फाइन, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन. राइट अ नोट ऑन होम बेस्ड इंडस्ट्री विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स. जो होम बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं उनके ऊपर एक छोटा सा नोट आपको लिखना है वेरी शॉर्ट में, और इसको आपको एक एग्जांपल देते हुए बताना है. सबसे अच्छा एग्जांपल है हमने हमारे चैप्टर में पढ़ाई हुआ है बीड़ी इंडस्ट्री. याद है कुछ बीड़ी इंडस्ट्री के बारे में? पूरी कहानी पढ़ी थी ना हमने कि कैसे वर्क होता है इसका. देखो, होम बेस्ड इंडस्ट्री एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है इकोनॉमी का, जहां पर वर्क मेनली वुमेन या चिल्ड्रन कर रहे होते हैं.
है ना। होम बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने घर के अंदर कोई इंडस्ट्री लगा ली, इट इज समथिंग कि आप घर से ही काम कर रहे हो किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग का। इंडस्ट्री इज समथिंग जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना। तो जब वो मैन्युफैक्चरिंग का वर्क आप अपने घर से ही करना स्टार्ट कर देते हो, उसे होम बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। मेनली इसमें वुमेन या चिल्ड्रन वर्क कर रहे होते हैं। वर्कर जो होते हैं इसमें वो पर पीस उनको पे किया जाता है। जैसे मान लो बीड़ी इंडस्ट्री बन रही है, तो उनने बीड़ी के कितने पैकेट्स बनाकर हमको दिए हैं, उसके बेसिस पर पैकेट पर उनको पे किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक पैकेट पर उनको 2 रुपीज पे किया जाता है ना। अब अगर उनने 40 पैकेट्स बनाए हैं तो 40 इंटू 2 कर दो इक्वल्स टू 80। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, हालांकि वो बहुत ज्यादा होता है, ऐसा नहीं कि 80 रुपीज मिलते हैं उनको, बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल इन द अगरबत्ती इंडस्ट्री द वर्कर्स रिसीव वेजेस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अगरबत्तीज दे मेक। तो जैसे कि अगर अगरबत्ती की एक इंडस्ट्री है, घर से ही काम चल रहा है, तो अब वर्कर्स ने जितनी अगरबत्तियां बनाई होंगी उस पर उनको पैसे मिलेंगे। मतलब एक बनाई है तो 1 रुपए, 2 बनाई है तो 2 रुपए, ऐसे करके। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना। ऐसे सेम बीड़ी इंडस्ट्री में होता था, तो वो भी आप दे सकते हो। आजकल आपने सुना होगा, पहले इंडिया में, बहुत पहले की बात बता रही हूँ, जो खाना खाते थे लोग, तो ये प्लेट जो आज आपको मिलती है, चीनी की प्लेट है और स्टील वगैरह, ये सब नहीं हुआ करता था। दे जनरली यूज टू कि मतलब जो पत्ते वगैरह हैं, है ना, लीव्स हैं, वो इन सारी चीजों के ऊपर खाना खाए जाते थे। तो फिर आपने सुना होगा दोना पत्तल वाला एक जो कंसेप्ट होता है, सुना उसके बारे में, है ना। वो जैसे कभी जाते होगे ना कहीं पे, मंदिर वगैरह में भी देखा होगा या कहीं पर भी, कैसे दोना पत्तल दिया जाता है, उसमें खाना देते हैं। अब वो धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन के साथ में स्टील और फिर उसके बाद में आपका जो है ये चीनी वगैरह, इन सब के प्लेट्स और इन सब की यूटेंसिल्स आने लग गए। अब के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं, आप कभी सर्च करोगे इस पर, आप देखना गूगल पे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर बैठे एक छोटी सी कुछ मशीन लेके आ गए हैं, उस मशीन से ये बन जाता है इजीली। तो वो उससे ना बहुत अच्छी क्वालिटी के ये जो दोने पत्तल ये सारी चीजें होती है ना, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या वर्ड बोलते हो आप लोग उसको, वो बनाया करते हैं। प्लास्टिक नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन हाँ लीव्स का होता है वो, और वो इतना सुंदर होता है और इतना मतलब ड्यूरेबल होता है कि आप उसको आराम से यूज कर सकते हो। ऐसा भी नहीं होगा कि कुछ लीक हो रहा है या कुछ भी। सो वो इस तरह की जो चीजें ना वो होम बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर आती हैं, कि वो उसको बना रहे हैं और बहुत प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो सब इन चीजों से, है ना। बहुत इनका सेल वगैरह हो रहा है। तो आप मतलब आप लोग देख रहे होगे, शायद आप रिलेट कर पा रहे हो मैं जो चीज आपको बोल रही हूँ। ओके, सो दैट इज कि वो भी एक होम बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जांपल है। तो एग्जांपल आप कोई भी एक लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर एक लिखा है, बट लिखना कितना है इसका ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि अरे होम बेस्ड इंडस्ट्री, मुझे तो इस पर बहुत सारा आता है, तो फ्लो में एक पेज लिख दिया। कुछ नहीं, 2 मार्क्स का है क्वेश्चन, है ना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 30 वर्ड्स में हमको लिखना है, ठीक है। तो अब 30 वर्ड्स लिखने के लिए एक पेज अगर आप लिख देते हो पूरा, तो आपको वो कोई 5 मार्क्स तो दे नहीं देंगे, 2 मार्क्स ही देंगे, है ना। और ऐसा करके आप अपने दूसरे क्वेश्चन का टाइम भी कंज्यूम कर लोगे, क्योंकि एक पेज लिखने में कुछ नहीं तो आपको 5 to 6 मिनट्स तो लगेंगे ही। इवन किसी किसी को 10 मिनट्स भी लग जाते हैं। तो ये तो आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन का टाइम जो है वो खुद ही कंज्यूम कर लिया वेरी शॉर्ट में, है ना। तो टाइम और स्पीड ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन में। तो ये मत करना कि जहां पर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे तो सब कुछ आता है तो उससे रिलेटेड पूरा ही लिख दो, कुछ भी मतलब जितना आ रहा है सब लिख दो, टाइम का ध्यान ही नहीं है। ऐसा मत करना, मार्क्स कट भी जाते हैं कभी कभी ऐसे काम में, है ना। तो जितना क्वेश्चन में पूछा है, जितने वर्ड्स में बोला है, उतना ही लिखो, ठीक है। और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन मत दो कि मुझे ये भी आता है तो ये भी लिख दो, मुझे ये भी आता है तो ये भी लिख दो, नहीं, जितना पूछा है बस उतना, ठीक है। तो यहाँ पर इतना सफिशिएंट है। एग्जाम्पल इज ऑल्सो सफिशिएंट। एक आध एग्जाम्पल आप दे सकते हो। देखो 30 to 40 वर्ड्स हो सकता है, बट 50 नहीं हो सकता, 45 नहीं हो सकता, वो बहुत ज्यादा है। फिर 30 to 40 इज ओके, इवन 25 इज ऑल्सो ओके, है ना, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। ओके, तो ये ध्यान रखोगे आप लोग सभी। नाउ अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट फॉर सोशियोलॉजिस्ट इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में सोशियोलॉजिस्ट के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज कौन सी होती है। सोशियोलॉजिस्ट किस एक चीज को मतलब बोले इंपॉर्टेंस देते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। जैसे मान लो अगर कोई कैपिटलिस्ट है तो वो ये बात करेगा कि भाई ओनर को कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट है तो वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजों की बातें करेगा। जो सोशियोलॉजिस्ट है उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के अंदर, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ और करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। देखो, जो सोशियोलॉजिस्ट होता है ना, उसका मेन कंसर्न ये है हु प्रोड्यूसेस व्हाट एंड हु वर्क्स वेयर
एंड व्हाट ही सेल्स। एक्चुअल में इन वन वर्ड अगर हम कहें तो वर्कर्स। सोशियोलॉजिस्ट का जो मेन कंसर्न है वो है वर्कर। वर्कर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, उसे उस प्रोड्यूस करने का कितना पैसा मिलता है, वो कहाँ कैसे सेल आउट होता है ना। तो जितना भी प्रॉफिट उसमें से वर्कर के पास में कितना आ रहा है, वर्कर जो मेहनत कर रहा है, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, एक्चुअल में उसकी पोजीशन कैसी है। तो ये सारी चीजें सोशियोलॉजिस्ट का कंसर्न होते हैं। देखो, द सोशियोलॉजिस्ट आर मेनली इंटरेस्टेड इन द क्वेश्चंस अबाउट हु प्रोड्यूसेस व्हाट, कौन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हु वर्क्स वेयर, कौन कहां पर वर्क कर रहा है, एंड व्हाट ही सेल्स, और वो क्या सेल आउट कर रहा है। These are not only individual choices but are actually outcomes of social patterns. ये कोई इंडिविजुअल चॉइस नहीं होती है, ये एक्चुअल में सोशल पैटर्न्स का ही आउटकम होता है। द चॉइसेस दैट पीपल मेक इन टर्न इन्फ्लुएंस द सेटअप ऑफ द सोसाइटी। मतलब कैसे है ये देखो, अगर कोई पर्सन है वो किसी रूरल एरिया में रहता है जहां पर उसकी बहुत सारी जमीन है ना, एग्रीकल्चर फील्ड उसके पास में है, बट अगर कोई ऐसा पर्सन किसी इंडस्ट्री में जाके 5 या 10 हजार के लिए वर्कर वाला जॉब जो होता है जनरली, जिसमें वेजेस दे दिए जाते हैं या इस तरीके से काम होता है, अगर ऐसी जॉब कर रहा है तो दिस इज बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। अब ये सोसाइटी की वजह से क्यों है ऐसा इसीलिए है क्योंकि एक मतलब ऐसे समझो, मान लो अगर वो विलेज में रह रहा है ना, रूरल एरिया में रह रहा है, वहां पर उसकी एग्रीकल्चर फील्ड है, लेकिन एग्रीकल्चर फील्ड पर ऑब्वियस है कि वो प्रोडक्शन करके, कल्टीवेशन करके ज्यादा पैसा अर्न कर सकता है, बट उसके पास में पैसा ही नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज का कंट्रोल जो पावरफुल लोग हैं उन लोगों ने करके रखा हुआ है, तो वो बेचारा पुअर ही रह गया। और अब क्योंकि उसके पास में पैसा नहीं है कि वो एग्रीकल्चर फील्ड पे कल्टीवेशन कर सके, तो वो किसी अर्बन एरिया में जाके किसी इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहा है और 5 से 10 हजार रुपए कमा रहा है ताकि एटलीस्ट अपनी फैमिली को फीड कर सके। क्लियर? तो ये जो भी आप काम कर रहे हो एक्चुअल में दिस इज द सोशल सेटअप। आप अपनी चॉइस से नहीं कर रहे हो, आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है ताकि आप अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल कर सको, अपनी नीड्स को फुलफिल कर सको और एक अच्छी लाइफ जी सको, है ना। अब अच्छी लाइफ क्या होती है ये भी ऑब्वियसली सोसाइटी ने ही बताया है। क्लियर? तो ये इसीलिए बोल रहे हैं कि सोशियोलॉजिस्ट का कंसर्न इंडस्ट्री में इन चीजों पर होता है क्योंकि वो बोलते हैं कि आप अपनी चॉइस से नहीं कर रहे हो कोई भी कभी भी। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आप बताओ जो कोई स्वीपर है, आप जहां भी रहते हो वहां पर ऑब्वियस है कि कोई स्वीपर आता होगा, वो पूरा रोड्स वगैरह को क्लीन करता होगा और वहां पर पूरा धूल में और वेस्ट में, गार्बेज में, इन सारी चीजों में वो काम कर रहा है। क्या वो अपनी इच्छा से कर रहा है? क्या किसी की भी ऐसी चॉइस होती है कि मुझे जो है मतलब ये वाला काम करना है? कोई भी ऐसा सोचता है क्या? ऑब्वियसली हम नहीं सोचते, बट हमारी सोशल कंडीशंस हमको जो है इन सारी चीजों पे, या हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस जो होती हैं वो हमको इन्फ्लुएंस करती हैं ऐसा करने के लिए, है ना। तो दैट इज समथिंग कि आप किसी ना किसी रीजन की वजह से ऐसा कर रहे हो। तो कौन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कौन कहां पर काम कर रहा है, हमारा जो कंसर्न है, मतलब सोशियोलॉजिस्ट का जो कंसर्न है वो ये चीज है। क्यों? क्योंकि बिकॉज वी वांट टू नो कि मतलब क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये सोसाइटी का सेटअप है। इज दैट क्लियर? तो समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आंसर में ये लिख पाओगे, समझ में आ रहा है ना? हाँ, गुड इनफ। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। How can industrialization contribute to reducing inequality? कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन से इनइक्वालिटीज कम हो सकती हैं? ठीक है, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन से इनइक्वालिटीज कम हो सकती हैं? देखो ऐसे कम हो सकती हैं कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जैसे मैं आपने अर्बनाइजेशन पढ़ा है ना, इसी बुक में चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ा कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन आपस में कैसे लिंक्ड अप होते हैं, दोनों के बीच में कैसा एक कनेक्शन होता है। आपने ये एक चीज पढ़ी हुई है। तो जब भी इंडस्ट्री सेटअप होती है तो उसमें वर्क करने के लिए जो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं वो तो आते ही हैं, बट साथ ही साथ में आसपास के रूरल एरियाज में जहां पर लोगों को काम नहीं मिल रहा है वो माइग्रेट कर जाते हैं, अर्बन एरियाज में आके रहना स्टार्ट कर देते हैं, वहीं पर जो है सेटल हो जाते हैं। इस तरीके से अर्बनाइजेशन होता है। तो दूर दूर के लोग अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कल्चर से आके जो है वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज एवरीबडी नीड्स व्हाट? जॉब। ठीक है, सबको क्या चाहिए? जॉब। तो वो जो है आके यहाँ पर क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर जितने भी लोग मिलके साथ में काम कर रहे हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं सोचता है कि ये इस कास्ट का है या ये लोअर कास्ट का है या ये अपर कास्ट का है तो मुझे इसके साथ में काम करना है या नहीं करना है। एवरीबडी इज डूइंग देयर जॉब, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हमको ये देखने को मिलता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो इनइक्वालिटीज हैं वो कम हो रही हैं। तो अब एक चीज ये है कि जो सोशल इनइक्वालिटीज हैं
वो तो कम हो रही हैं, लेकिन जो इनकम इनइक्वालिटी है, इनकम इनइक्वालिटी वो बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सोशल इनइक्वालिटी तो अभी हमने देखा कैसे कम हो रही है ना, कास्ट क्लास ये सारी चीजें मैटर नहीं कर रही हैं, बट इनकम इनइक्वालिटी ऐसे बढ़ रही है क्योंकि कोई है जो रिच है तो वो और रिच होता चला जा रहा है, कोई पुअर है तो वो और ज्यादा पुअर होता चला जा रहा है। जैसे कोई कैपिटलिस्ट है तो उसके पास पूरा प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन कोई वर्कर है तो उसके पास में सिर्फ और सिर्फ कुछ वेजेस ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सोशल इनइक्वालिटीज कम हो रही हैं और इनकम इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ रही है। सो द आंसर विल बी like in the process of industrialization, the caste distinctions do not matter anymore because of work style and the culture of the work. In new types of factories and the workplaces, the social inequalities are greatly reducing. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में कास्ट डिस्टिंक्शन बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि वर्क स्टाइल और वर्क कल्चर अलग एक चीज होती है ना, और नई टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज में, वर्क प्लेसेस में जो सोशल इनइक्वालिटीज हैं वो धीरे धीरे करके रिड्यूस हो रही हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। Now we have another question, that is question number 8. In response to harsh working conditions, workers have expressed anger through trade union. So differentiate between strike and lockout in the light of above statement. जो harsh working conditions workers face करते हैं, उसकी वजह से workers ने trade unions के through anger express किया है ना, मतलब अपना गुस्सा दिखाया है। स्ट्राइक और लॉकआउट में क्या डिफरेंस होता है, ये इस एक स्टेटमेंट के अंडर आपको बताना है। ठीक है, सो बेसिकली हम सभी जानते हैं कि वर्कर्स ने इन हार्श वर्किंग कंडीशंस में, जिसमें वो वर्क करते थे, ना उनको प्रॉपर वेजेस मिलते थे, ना प्रॉपर वर्क आवर्स हुआ करते थे, ना बेटर लिविंग जो वर्किंग कंडीशंस हुआ करती थी, तो अल्टीमेटली वर्कर्स ने क्या किया, इसके अगेंस्ट में अपना एंगर शो किया, स्ट्राइक्स किए, लॉकआउट्स हुए, राइट। सो एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक एंड लॉकआउट, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल होता है, ऐसा समझो, स्ट्राइक जो वर्कर्स करते हैं, लॉकआउट जो फैक्ट्रीज करती हैं। आप पूछेंगे कैसे, है ना, देखो पता आपको सब है, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वर्कर्स कभी कभी ओपोजिशन की मेथड यूज करते हैं, ठीक है, जिसको स्ट्राइक बोला जाता है, अगेंस्ट दीज हार्श वर्किंग कंडीशंस। तो वर्कर्स अपना एंगर कैसे शो करते हैं, वो काम नहीं करते हैं, या अपनी डिमांड जब तक उनकी फुलफिल नहीं होगी वो बोलते हैं कि हम काम पर नहीं आएंगे, या बाहर जो है मतलब वो बोलते हैं ना, धरना देने बैठ जाते हैं सबके साथ में, हम फैक्ट्री के अंदर नहीं आएंगे, हमारी मांगे पूरी करो, दैट टाइप्स ऑफ, तो उसे बोलते हैं स्ट्राइक। ओके, वही लॉकआउट एक काउंटर मेथड है जो मैनेजमेंट करता है, मैनेजमेंट या फैक्ट्री, ठीक है, अगेंस्ट द वर्कर, जिसमें वो क्या करते हैं, वर्कर्स को किसी वायलेंट एक्टिविटी को स्ट्राइक के टाइम करने ना देने के लिए गेट्स को लॉकअप कर देते हैं। जैसे ऐसे समझो, मान लो ये फैक्ट्री का गेट है, ये यहाँ पे सारे वर्कर्स हैं जो स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, तो अब मैनेजमेंट को ये डर लग रहा है कि कहीं ये जितने वर्कर्स हैं अग्रेसिव होके या वायलेंट होके फैक्ट्री के अंदर ना आ जाएं, तोड़फोड़ ना करने लग जाएं, या किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, तो वो फैक्ट्री के गेट्स को क्लोज कर देते हैं, है ना, सिक्योरिटी वगैरह बढ़ा के, ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। तो ये जो गेट्स के बाहर हो रहा है, ये है आपका स्ट्राइक, ठीक है, और ये जो गेट बंद हो गया तो दैट इज लॉकआउट। क्लियर? ठीक है, ऐसे आप याद रखोगे स्ट्राइक और लॉकआउट का डिफरेंस। वर्कर्स समटाइम्स यूज अ मेथड इन अपोजिशन टू द हार्श वर्किंग कंडीशंस व्हिच इज कॉल्ड अ स्ट्राइक। इन दिस द वर्कर्स एक्सप्रेस देयर एंगर बाय नॉट गोइंग टू वर्क सो दैट देयर डिमांड्स कुड बी मेट। Lockout is a counter method used by the management against the workers in which they prevent the workers from carrying any violent activity during a strike by locking up the gates. Is that clear? No doubt? Good. Let's move on to another question, question number 9. How does industrialization lead to greater inequality? अभी हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इनइक्वालिटीज कम हो रही हैं। यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है इनइक्वालिटी बढ़ कैसे रही है। तो मैंने आपको याद होगा एक चीज बताया था कि देखो जो सोशल इनइक्वालिटीज हैं वो तो कम हो रही हैं, ठीक है, जो सोशल इनइक्वालिटीज हैं वो तो कम हो रही हैं, लेकिन अगर आप बात करोगे इनकम या इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज वो बढ़ रही हैं। तो हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू मेनी सोशियोलॉजिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू ग्रेटर इक्वालिटी इन सर्टेन स्फीयर, इट रिड्यूसेस द सोशल इनइक्वालिटी टू अ सर्टेन कंटेक्स्ट, हाउएवर इट इंक्रीजेस द इकोनॉमिक और इनकम इनइक्वालिटी। फर्दर, in many cases
older forms of discrimination persist even in new factory और workplace setting। तो इनका मतलब ये है कि as such तो पूरी कोशिश हुई है कि ये inequalities कम हो जाएं और कास्ट, रिलीजन बेस्ड, कल्चर बेस्ड ये inequalities ना रहें, बट स्टिल कुछ कुछ फैक्ट्रीज में हमको ये inequalities देखने को मिलती हैं। जैसे अगर आप देखोगे लंच ब्रेक में, तो लंच ब्रेक में क्या एक चीज होती है कि जब लंच ब्रेक होता है तो वर्कर सारे के सारे लंच करने बैठते हैं साथ में, लेकिन वो फिर वो यही चीज हो जाती है कि अरे ये लोअर कास्ट है, हमको इसके साथ नहीं बैठना, अरे ये अपर कास्ट है, ये ऐसा करेंगे, हमको इनके साथ में नहीं रहना, है ना। तो वो एक इनइक्वालिटी कहीं कहीं देखने को मिलती है। और दूसरी चीज, इनकम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है। ये कैसी इनइक्वालिटी है, जहां पर क्या एक चीज हो रही है, जो रिच है वो और रिच होता चला जा रहा है, जो पुअर है वो और पुअर होता चला जा रहा है। जैसे फैक्ट्री ओनर है, सारा प्रॉफिट उसके पास में जाता है तो वो और रिच होगा, लेकिन जो फैक्ट्री में वर्कर्स हैं उनको सिर्फ वेजेस मिलेंगे, राइट। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल एंड इनकम इनइक्वालिटीज। ओके, एंड दैट्स योर आंसर कि कैसे इनइक्वालिटीज बढ़ रही हैं। अनदर क्वेश्चन, राइट अबाउट द कंडीशंस ऑफ ओवरग्राउंड माइन वर्कर्स। जो ओवरग्राउंड माइन वर्कर्स होते हैं उनकी कंडीशंस के बारे में बताओ। देखो, एक तो होते हैं अंडरग्राउंड माइन वर्कर्स, जो माइंस के अंदर काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो माइंस के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना, तो उन्हें आप क्या बोलोगे, ओवरग्राउंड माइन वर्कर्स। ठीक है, तो इनके बारे में हमको बताना है, इनकी वर्किंग कंडीशंस के बारे में हमको बताना है। देखो, जो कंडीशन होती है ओवरग्राउंड माइन वर्कर की वो बड़ी ही पुअर होती है, उनको हार्श कंडीशंस में काम करना होता है। ये जो वर्कर्स होते हैं ये सन एंड रेन में भी काम करते हैं, और अगर कभी माइन ब्लास्ट हो जाए तो भी इनको इंजरीज हो जाती हैं। अब जैसे ये अंदर माइन है ना, और ये यहाँ पर ऊपर जो है ये लोग काम कर रहे हैं, तो इससे अल्टीमेटली क्या एक चीज होगी, जैसे मान लो माइन ब्लास्ट हो गई, ठीक है। अब अगर माइन ब्लास्ट हो गई तो ऑब्वियस है कि जो ऊपर हैं उनको इंजरीज हो जाएगी, किसी की डेथ भी हो सकती है ऐसे में, है ना। दूसरी चीज, चाहे कितनी ही धूप हो, चाहे कितनी ही बारिश हो रही हो, उसमें उनको काम करना ही करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक दिक्कत होती है, बड़ी पुअर वर्किंग कंडीशंस में काम करते हैं, ऊपर से वेजेस भी उतने नहीं मिलते हैं, है ना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि माइन वाइन ब्लास्ट हो गया, किसी की दब के उसके अंदर डेथ हो गई और उसके बाद में बहुत टाइम बाद उसकी जो है मतलब बॉडी मिल रही होती है, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये जो है बड़ी हार्श वर्किंग कंडीशंस में वर्कर्स काम करते हैं। किसी माइन का यहाँ पर एग्जाम्पल दे देना, ठीक है, अपने आंसर में। अगला क्वेश्चन, टाइम स्लेवरी, ठीक है। तो बताओ, इन व्हाट वे डज टाइम स्लेवरी इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। टाइम स्लेवरी कैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती है। देखो, टाइम स्लेवरी का मतलब यह है कि एक एम्प्लॉय 10-12 घंटे से भी ज्यादा काम कर रहा है ताकि वो अपने टारगेट को मीट कर ले। जैसे मान लो कि आपको बोला जाता है आपको 8 घंटे काम करने हैं, ठीक है। उस 8 घंटे काम में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, मान लो, है ना, कोई प्रोडक्ट बन रहा है और आपको ऐसा बोला जाता है कि आपको उसके टोटल 100 प्रोडक्ट्स फाइनल बनाने हैं, ठीक है। आपको 8 घंटे काम करना है, 100 प्रोडक्ट्स टोटल फाइनल करके आपको देने हैं। बट ऐसा होता है कि जनरली ये टारगेट्स अनअचीवेबल होते हैं। मतलब अगर इनको बोलेंगे कि 8 आवर्स में आपको 60 प्रोडक्ट्स बनाने तो ये बना सकते हैं, दैट विल बी अचीवेबल। लेकिन अगर 100 टारगेट प्रोडक्ट्स बोल दिया, 100 का टारगेट दे दिया, तो वो बड़ा अनअचीवेबल सा टारगेट होता है। और जनरली ये चीज होती है कि आप देखोगे कंपनीज वगैरह में भी, इंडस्ट्रीज वगैरह में भी बहुत ही अनअचीवेबल टारगेट्स दिए जाते हैं। ऐसे टारगेट की इंसान करते करते, टारगेट फुलफिल करते करते बेचारे का पूरा लाइफ ऐसे ही चला जाता है ना। तो दैट इज समथिंग कि टारगेट्स बड़े अनअचीवेबल है। अगर टारगेट अनअचीवेबल होगा तो ऐसे में वो क्या करता है, अब उसको पता है कि अगर मैंने टारगेट मीट आउट नहीं किया तो या तो मेरी जॉब चली जाएगी या मेरी सैलरी कट होगी। तो उसने कहा भाई टारगेट तो मुझे फुलफिल करना ही करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो उसका जॉब टाइम था 10 to 6 PM, अब वो 6 बजे के बाद भी बैठा है, इवन वो रात के 12 बजे तक ऑफिस में है अपने उस टारगेट को अचीव करने के लिए। 12 बजे ऑफिस से फ्री होके घर जाता है, 1-8 बजे तक खाना वाना खाता है, या थक जाता है तो वो भी नहीं खाता, सो जाता है, 6-7 बजे उठता, वापस से सुबह जो है जल्दी ऑफिस आ जाता है ना, ताकि उसका अगले दिन का टारगेट कंप्लीट हो जाए। तो दैट इज नोन एज व्हाट टाइम स्लेवरी। आप अपने टारगेट्स को, आप अपनी डेडलाइंस को मीट आउट करने के लिए जब घंटों घंटों तक काम करते हो तो उसे बोला जाता है टाइम स्लेवरी, ठीक है। Sometimes it leads to a condition where the employees work overnight and this might put extra stress on them. कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई एम्प्लॉय है, वो सुबह 10 बजे ऑफिस आया है और रात के पूरे मतलब पूरी रात उसने काम करा है ना, और सुबह 8 बजे अपने घर जा रहा है सिर्फ फ्रेशन अप होने के लिए। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ टाइम स्लेवरी, और इसकी वजह से एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी होता है ना। दैट मीन्स कि आप जो है बिल्कुल टाइम के स्लेव बन चुके हो, या एक तरीके से आप अपने टारगेट्स को मीट आउट करने के लिए टाइम का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रख रहे हो, है ना। तो दैट इज समथिंग व्हाट टाइम स्लेवरी इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी।
Another question, how do people find jobs in an industrial society? इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जॉब्स कैसे मिलते हैं? देखो इंडिया में हमको जॉब्स अलग अलग क्या बोलेंगे मीन्स के थ्रू मिलते हैं, जैसे कि कहीं पर कोई एडवर्टीजमेंट देख लिया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है, या फिर पर्सनल कॉन्टेक्ट्स के थ्रू। बहुत सारे वर्कर्स हैं जिनको जॉब कॉन्ट्रैक्टर या जॉबर्स के थ्रू भी मिलता है, जैसे कोई वर्कर है उसको काम चाहिए है और कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिसको लेबर चाहिए है, तो वो उसके थ्रू उसको काम मिल जाएगा, है ना। कोई जॉबर्स भी इनको बोला जाता था जो जॉब प्रोवाइड करते थे। या कभी आपने कोई एडवर्टीजमेंट देखा, कोई ब्रोशर देखा या किसी का कोई नोटिफिकेशन देखा जहाँ से आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो ये सभी मीन्स होते हैं जिसके थ्रू हमको जॉब मिलती है। क्या क्या? एडवर्टीजमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, पर्सनल कॉन्टैक्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स, जॉबर्स। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, इसमें एक एग्जांपल लिख देना, जैसे वो हमने पढ़ा था ना कानपुर टेक्सटाइल मिल, वहां पे रिक्वायरमेंट थी, तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो आसपास के किसी गांव में जाता है, वहां पे बोलता है कि तुमको इतने इतने पैसे दे रहे हैं, तुमको इतने इतने दिन काम करना है, हमारे पास में आ जाना काम करने। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर गया और लोगों को लेके आ गया जॉब के लिए। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन जो हैं वो होते हैं कंप्लीट। टोटल 12 क्वेश्चंस हमने वेरी शॉर्ट के अंदर डिस्कस करे हैं। इसमें आपको बेसिकली जो एक चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ ओनली 2 मार्क्स एंड यू हैव टू राइट ओनली इन 30 वर्ड्स, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। ठीक है, तो उस एक चीज का ध्यान रखो, अननेसेसरी बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड मत करना इस तरह के क्वेश्चंस पे। मैक्सिमम आपको टोटल करीब 9 क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में वेरी शॉर्ट, तो वो 9 क्वेश्चंस को आंसर करने में आपको मैक्सिमम मिनिमम 30 to 35 मिनट्स लगना चाहिए, है ना। इससे ज्यादा आपका टाइम उस पर कंज्यूम होना ही नहीं चाहिए। क्लियर? तो ये एक चीज आप ध्यान रखोगे कि मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, मुझे जो दिखा आंसर फटाफट से उसका आंसर 2 से 3 मिनट में लिख के कंप्लीट, इससे ज्यादा नहीं। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, है ना, बार बार मैंने ये चीज बोली है। तो टाइम का ध्यान रखते हुए हमको हमारे क्वेश्चंस को आंसर करना है, वर्ड लिमिट में रहना है, जो पूछा है बस उतना लिखना है, अननेसेसरी नहीं लिखना। ओके, नाउ वी मूव टू अनदर पार्ट और अनदर सेक्शन ऑफ आवर today's session, that is short answer type questions। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कौन कौन से इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो इसमें जो हमारा एक पैटर्न होता है शॉर्ट आंसर का, वो कैसा होता है? 4 मार्क्स 80 वर्ड्स। ओके, मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और आपको जो है उसको 80 वर्ड्स में आंसर करना है। बेसिकली हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखते हैं हमारे आंसर में एंड देन आफ्टर दैट वी जस्ट स्विच टू द मेन पार्ट ऑफ आवर आंसर, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, फिर हम इसके बाद में उस एक चीज को फोकस करते हैं। ठीक है, कोशिश करें कि 4 पॉइंट्स में आंसर को लिखें। ठीक है, जितना ज्यादा पॉइंट्स में लिखेंगे उतना ज्यादा आपका आंसर अच्छा दिखेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस को हमको आंसर करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन के मेन फीचर्स। तो यू विल स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन, एंड इंट्रोडक्शन में आप क्या बताओगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। सो मशीन मेड प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियलाइजेशन और द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले द एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया इज in many ways similar to the western model and in several different ways। जो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो वेस्टर्न मॉडल की ही तरह था, बट कुछ उसमें डिफरेंसेस थे। इंडिया में 50% पॉपुलेशन सेल्फ एम्प्लॉयड है, 14% रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड है और अप्रॉक्सीमेटली 30% कैजुअल लेबर है। फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया में जो है वो पहली कॉटन, जूट, कोल माइंस, रेलवेज ये वाली रही हैं। ओके, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के कुछ कुछ फीचर्स मैं आपको बता रही हूँ कि इंडिया में ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले नहीं था, इंडिया की अपनी खुद की इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, बट बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। फिर जब ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज इंडिया में आई या ब्रिटिशर्स ने जब इंडस्ट्रीज इंडिया में सेटअप करना स्टार्ट किया, तो फिर जो है इंडिया में एक मतलब जो आज हम प्रोसेस देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो स्टार्ट होना हुआ। इंडिया में पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर बेस्ड रही है और जो आपकी बाकी पॉपुलेशन है उसमें से अगर हम देखें तो 50% सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो अपना खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं या बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। 14% रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड है, जिनको रेगुलर सैलरी मिलती है, और 30% जो है वो कैजुअल लेबर है। तो इस तरीके का एक हमारा सिस्टम था जो यहाँ पर स्टार्ट हुआ। आफ्टर इंडिपेंडेंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमी है उसकी कमांडिंग हाइट्स को अपने पास में रख लिया और डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर, माइनिंग जो मेजर इंडस्ट्रीज थी वो गवर्नमेंट के पास में चली गई।
है ना। तो गवर्नमेंट के पास में ये पावर थी इन इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, और साथ ही साथ में फिर धीरे धीरे करके हमने कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी स्टार्ट करा, लाइसेंसिंग पॉलिसी वगैरह थी, फिर इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आया, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो बेसिकली जो आप अपने आंसर में लिखोगे फीचर से रिलेटेड, वो आप ये लिखोगे कि इंडिया में इंडस्ट्रीज ऑलरेडी सेटअप थी, बट ब्रिटिशर्स के आने की वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। वो जो इंडस्ट्रीज हुआ करती थी वो विलेज इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हैंडलूम इंडस्ट्री, ठीक है, ये एक चीज हो गई। दूसरा, अब इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ आफ्टर ब्रिटिशर्स, उसमें हमारे यहाँ पर जो है फैक्ट्रीज इंडस्ट्री सेटअप होने स्टार्ट हुई, जिसमें मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन हुआ करता था। और ये जो मशीन मेड प्रोडक्शन था, इसके से मतलब इंडिया जो है मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम बनाया करते थे, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी। इसके बाद में थर्ड जो चीज होती है वो इंडिपेंडेंस के टाइम पर होती है कि गवर्नमेंट जो है कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी को कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद में जो फोर्थ चीज होती है वो क्या होती है कि जब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन होता है तो लाइसेंसिंग पॉलिसी को खत्म किया जाता है और इंडिया में इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप होती हैं। इंडिया के जो 5 ईयर प्लानिंग थी उसमें जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो इंडस्ट्रीज पर ही बेस्ड था। ओके तो ऐसे करके आप अपने आंसर में इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। आपने ये सब पढ़ा है चैप्टर में, है ना। कहीं पर कोई डाउट है तो मैंने आपको कहा कि आप पूछ लेंगे या मेरे लेक्चर देख लेंगे, ठीक है। तो ये हम हमारे आंसर में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द माइन वर्कर्स। क्या प्रॉब्लम्स थी जो माइन वर्कर्स फेस कर रहे थे। माइन वर्कर्स के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। देखो, माइन वर्कर्स के साथ में दिक्कत ये थी कि रूल्स फॉलो नहीं किए जाते थे, है ना। Laborers are kept under contractual system and are not given proper wages. Many contractors do not maintain proper register of workers, thus avoiding any responsibility for accident and benefits. देखो क्या होता था, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया कि अक्सर माइंस वगैरह ब्लास्ट हो जाती हैं और बहुत सारी कैजुअलिटीज हो जाती थी, पता भी नहीं चलता था कि कितने लोग थे जो काम कर रहे थे, कितने लोगों की डेथ हो गई या कितने लोग बच गए, है ना। मतलब चलो बच गए तो पता चल जाता, लेकिन बाकी नहीं पता चलता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे वो रजिस्टर मेंटेन नहीं करते थे कि उनकी माइन पर कितने लोग काम कर रहे हैं। तो अगर कोई कैजुअलिटी वगैरह हुई तो एटलीस्ट उनके ऊपर कोई नाम नहीं आएगा, तो वो रजिस्टर मेंटेन नहीं करते थे। ये एक बड़ी दिक्कत थी। दूसरा, रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता था जो माइनिंग के लिए होते थे, है ना। तो ऐसे में जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर वेजेस वगैरह ये सब भी नहीं मिलते थे, है ना। अच्छे से वर्किंग कंडीशंस भी नहीं हुआ करती थी। वर्कर्स जो अंडरग्राउंड माइंस में काम करते थे वो बड़ी डेंजर कंडीशन के अंदर काम करते थे। मतलब आप माइन के अंदर अगर काम कर रहे हो, यहाँ पर आप काम कर रहे हो, मान लो फ्लड आ गया, है ना, ऊपर फ्लड आ गया, तो ऑब्वियस है कि ये पूरा फिल आउट हो जाएगा, लोगों की डेथ हो जाएगी। मान लो कि कोलैप्स हो गया, ये जो यहाँ पर दीवार है ना, पत्थर वगैरह जो है यहाँ पे सब कोलैप्स होने लग गए, सब गिरने लग गए, ठीक है। ये भी एक बड़ी दिक्कत है। इसके अलावा एमिशन ऑफ गैसेस, वेंटिलेशन फैसिलिटी नहीं होती, कोई गैस वगैरह लीक हो गई तो बड़ी दिक्कत है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, बहुत सारे डिसीजेज जैसे सिलिकॉइंस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, है ना। तो ये सब जो है वर्कर्स को हो जाते हैं जो अंडरग्राउंड माइंस में काम करते हैं। तो ये एक बड़ी दिक्कत थी। माइन वर्कर्स जो अंडरग्राउंड माइंस में वर्क कर रहे हैं, जो अंडरग्राउंड और इवन ओवरग्राउंड भी हम बोलेंगे, तो वो हॉट सन, रेन, इन सब में काम करते हैं, है ना। और साथ ही मतलब एक्सट्रीम हीट में भी उनको काम करना होता है, एक्सट्रीम विंटर्स में भी उनको काम करना होता है, और फिर बहुत सारी इंजरीज वगैरह भी फेस करते हैं अगर माइन ब्लास्ट वगैरह हो जाए तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। हमने वेरी शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में लिखा था, है ना। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन अगेन अकॉर्डिंग टू वर्ड लिमिट, है ना। 80 to 100 वर्ड्स इज ओके, 100 भी बहुत ज्यादा ही है, बट कोशिश करो कितने के अंदर आपका आंसर आ जाए। राइट, अनदर क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ऑन एम्प्लॉइज। डिसइन्वेस्टमेंट का क्या इंपैक्ट होता है एम्प्लॉइज के ऊपर। बेसिकली व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट। मान लो एक एग्जांपल ले लो, जस्ट सपोज ये कोई एक गवर्नमेंट इंडस्ट्री है ना, या कोई गवर्नमेंट फैक्ट्री है, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कंट्रोल पूरा जो है वो गवर्नमेंट के हाथों में है। गवर्नमेंट ही यहाँ पर सारे एम्प्लॉइज को सैलरीज, पेंशन बेनिफिट्स और सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ में गवर्नमेंट इसको पूरी अच्छी तरीके से रेगुलेट करती है। बट जस्ट सपोज कि गवर्नमेंट अब ऐसा सोच रही है कि अब इस एक फैक्ट्री को या कंपनी को मुझे किसी पर्सन को सेल आउट कर देना है, क्योंकि मेरे पास में उतना फंडिंग नहीं है कि मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ों का इंश्योर कर सकूँ या सबको सैलरीज और सारा मैनेजमेंट वगैरह देख सकूँ। मुझे अब इसको सेल आउट करना है, मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, मेरे पास में फंड्स नहीं है ना। तो गवर्नमेंट ने बोला कि कोई एक एक्स पर्सन है, ठीक है, वो इसको इंटरेस्टेड है परचेस करने में, तो मैं उनको सेल आउट कर दूंगा। तो एक्स पर्सन को गवर्नमेंट ने इसको सेल आउट कर दिया। अब एक्स पर्सन ने जब इसका मैनेजमेंट देखा तो एक्स पर्सन ने देखा कि यार यहाँ पर ना 1000 एम्प्लॉइज काम करते हैं,
ठीक है। और यहाँ पर जो 1000 एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं वो सब उतना प्रोडक्टिव वर्क भी नहीं करते, उतने लोगों की रिक्वायरमेंट है भी नहीं। जो काम यहाँ पर चल रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें 500 लोगों की रिक्वायरमेंट है, 1000 की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम अगर 500 लोगों से यहाँ पर काम करवा लेते हैं और जो थोड़ा बहुत काम है वो आउटसोर्सिंग के थ्रू करवा लेंगे, किसी और को दे देंगे काम करने के लिए जो कम पैसों में काम कर देगा, तो इससे हमारा पैसा भी बचेगा, हम मैनेजमेंट पर भी ध्यान दे सकेंगे और सारा कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा इंपैक्ट एम्प्लॉइज के ऊपर पड़ता है ना, वो ये होता है कि वो जॉबलेस हो जाते हैं, उनकी जो जॉब होती है वो उनसे ले ली जाती है। अब जॉब नहीं होगा तो कैसे जो है आगे सरवाइव करेंगे, क्या करेंगे? तो ये सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है डिसइन्वेस्टमेंट का। क्लियर? ये समझ में आया? देखो अब आंसर में क्या क्या लिखोगे। सबसे पहले थोड़ा सा डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में हम बताएंगे कि एक्चुअल में डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। सो डिसइन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर गवर्नमेंट अपने शेयर्स जो है वो सेल आउट कर देती है किसी प्राइवेट पर्सन को। अब इंपैक्ट इसका ये है कि सबसे पहले जो गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट के बाद में उन्हें सबसे बड़ा जो डर होता है वो ये होता है कि उनकी जॉब चली जाएगी। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है मॉडर्न फूड्स। मॉडर्न फूड्स वो पहली गवर्नमेंट ओन्ड एक फैक्ट्री थी या इंडस्ट्री थी जिसको गवर्नमेंट ने सेल आउट किया था, ठीक है, प्राइवेट पर्सन को, उसको डिसइन्वेस्टमेंट करके। तो गवर्नमेंट ने इसको सेटअप किया था हेल्दी ब्रेड बनाने के लिए एट चीप प्राइसेस, और ये पहली कंपनी जिसको प्राइवेटाइज किया गया, किसी प्राइवेट पर्सन को सेल कर दिया गया। तो जब सेल किया तो उस प्राइवेट पर्सन ने 60% वर्कर्स को फोर्स किया था कि वो पहले 5 सालों में रिटायरमेंट ले लें, है ना। तो ऐसे करके जो है इसका डिसइन्वेस्टमेंट होना स्टार्ट हुआ। इंडियन एग्रीकल्चर एज वेल एज सर्विस सेक्टर जैसे शॉप्स, बैंक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, होटल्स एंड अदर सर्विसेज आर एम्प्लॉइंग मोर पीपल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, है ना। अब क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर या सर्विस सेक्टर होता है, यहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जॉब इनसिक्योरिटी का। तो सबसे जो बड़ा इंपैक्ट एम्प्लॉइज के ऊपर पड़ता है डिसइन्वेस्टमेंट से, वो जॉब इनसिक्योरिटी का होता है ना, या वो जॉबलेस हो जाते हैं, उनके पास में जॉब नहीं रहती है। तो ये एक सबसे बड़ा इंपैक्ट है डिसइन्वेस्टमेंट का। इसी के साथ साथ में ये भी होता है कि जितना आपका सैलरी है हो सकता है उससे आपकी सैलरी को कम कर दिया जाए। अगर वो बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ काम करना चाहते हो तो आपकी सैलरी जो है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, है ना। या फिर वर्क प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है कि आप अपनी लाइफ पर भी फोकस नहीं कर पाते हो। तो ये सारे इंपैक्ट्स होते हैं डिसइन्वेस्टमेंट के जो हमको हमारे आंसर में इंक्लूड करने हैं, राइट। अनदर क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ वर्क पीपल डू इन द सोसाइटी। लोग सोसाइटी में किस तरह का काम करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ वर्क, है ना। सो विल राइट कि देखो डेवलप्ड कंट्रीज में जो मेजॉरिटी होती है वो सर्विस सेक्टर में होती है। ज्यादातर लोग सर्विस सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, उससे कम इंडस्ट्रियल सेक्टर में और उससे कम प्राइमरी सेक्टर में। इंडिया में अगर आप देखोगे 1999 से लेकर 2000 के आसपास में 60% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर, माइनिंग इन एक्टिविटीज में है, यानी प्राइमरी एक्टिविटीज में। 17% मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन इन सब में है, और 23% जो है वो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, इन सारी चीजों में है। तो हमारे यहाँ पर अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर, देन सर्विस सेक्टर एंड देन टर्जरी सेक्टर। तो ये इस तरह का वर्क जो है हमारी इंडियन सोसाइटी में चल रहा है। इंडिया जो है हाउएवर इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर हालांकि इसमें कम है, और शेयर जो है सर्विस सेक्टर का वो ज़्यादा है। मतलब ऐसा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर अगर हम पॉपुलेशन को डिवाइड करें तो ज़्यादा पॉपुलेशन काम करती है सर्विस सेक्टर में, फिर उसके बाद में सेकेंड लार्ज पॉपुलेशन जो है वो है टर्जरी, आपका सेकेंडरी सेक्टर में। इसको मैं टर्जरी कर देती हूँ, है ना, टर्जरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, और बहुत कम पॉपुलेशन है जो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही होती है। अब यहाँ पर ऑब्वियस है कि टर्जरी सेक्टर ज्यादा है या सर्विस सेक्टर ज्यादा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा। बट अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का केस बहुत ही डिफरेंट है। इंडिया में मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज वर्किंग विद द प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर, देन लेस हाफ इज वर्किंग विद सेकेंडरी सेक्टर एंड देन विद टर्जरी सेक्टर, ठीक है। और अब क्योंकि मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में है तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक ग्रोथ में ज्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारे इकोनॉमी में सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद में आपका जो है सेकेंडरी सेक्टर और फिर आपका प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो इस तरह का एक क्या बोलेंगे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है इंडिया का, ठीक है ना। ये इनका इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन होता है, और ये इसलिए है क्योंकि जो एम्प्लॉइज हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, वो उतना इनकम जनरेट नहीं कर पाते। सेक्टर दैट एम्प्लॉइज द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, वो उतनी इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा है। एग्रीकल्चर से लोगों को बहुत ज्यादा इनकम नहीं हो रही है, ओके। तो ये आपका स्ट्रक्चर है एक पूरा कि किस तरीके से काम होता है। अनदर क्वेश्चन इज
Why both Marx and Gandhi saw mechanization as danger to employment? मार्क्स और गांधी दोनों का ऐसा क्यों लगा कि मैकेनाइजेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए डेंजर होगा? उन्हें ऐसा इसलिए लगा क्योंकि अगर मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा तो जो मैनुअल वर्क है वो नहीं होगा। मैनुअल वर्क नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि लोगों के पास में जॉब नहीं होगी। जैसे एक एग्जांपल ले लो, मान लो आपका ये जो पेन बनता है, वो पेन पहले मैन्युअली बनाया जाता था, मतलब जो ह्यूमंस होते थे वो एम्प्लॉयड होते थे, फिर वो लोग इसके ऊपर वर्क करते थे और फिर इसको बनाते थे। अब मान लो कल को कोई मशीन आ जाए और वो मशीन बोले कि वो ये सारे पेन बनाएगी, तो ऑब्वियस है कि जो लोग हाथों से पेन बना रहे थे अब उनकी जॉब नहीं रहेगी और वो लोग जॉबलेस हो जाएंगे। तो मार्क्स और गांधी इस चीज को इसीलिए बोलते थे कि ये डेंजर है एम्प्लॉयमेंट के लिए। मशीन्स के थ्रू वो बोलते थे कि हाँ जरूर है कि काम बहुत अच्छे से होगा, वर्कर्स बड़े जो मतलब जो है बहुत कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करवा सकते हो, बट द मेन थिंग इज कि अगर मशीन्स आ जाएंगी तो जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, जो वर्कर्स हैं उनसे उनकी जॉब ले ली जाएगी। Okay, so the basic task of the manager is to control workers and get more work out of them. There are two main ways जहाँ से वर्कर्स से ज्यादा काम करवाया जा सकता है। एक, या तो उनके वर्किंग आवर्स बढ़ा दो, या तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क वो कर रहे हैं उसको बढ़ा दो। जैसे अभी बोलो कि 8 घंटे में वो 500 प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उनको बोलो कि 8 घंटे में ही 700 प्रोडक्ट्स बना के दो, या फिर उनके वर्किंग आवर्स को बढ़ा दो। तो मशीन जो है ना वो अल्टीमेटली प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती हैं। जैसे आज एक एग्जाम्पल देती हूँ, पहले 8 आवर्स में ये जो पेन के प्रोडक्ट्स हैं कोई इंडिविजुअल 500 बनाता था। अब अगर आप उसको बोलो कि अब हम तुमको 10 आवर्स दे रहे हैं, 10 आवर्स में तुमको 500 प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक है, या फिर हम उसको बोलें कि 8 आवर्स में ही अब तुमको 700 प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो वो उसके लिए बड़ा हैक्टिक हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप मशीन को लेके आ जाओगे, मशीन 5 घंटे के अंदर आपको 500 बना के दे देगी, 10 घंटे के अंदर आपको 1000 बना के दे देगी, है ना। तो ये होता है कि मशीन से प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है लेकिन एम्प्लॉयमेंट लोगों का चला जाता है, वर्कर्स को वो रिप्लेस कर देती है। और इसीलिए मार्क्स और महात्मा गांधी मैकेनाइजेशन के खिलाफ थे और वो नहीं चाहते थे कि ये मैकेनाइजेशन जो है वो हो। इज दैट क्लियर? फाइन। अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज टेलरिज्म और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग? टेलरिज्म क्या होता है? टेलरिज्म बोलते हैं जो टेलर ने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या साइंटिफिक जो इंजीनियरिंग का एक पूरा कंसेप्ट दिया था ना, एक पूरा कैसे साइंटिफिक मॉडल दिया था, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके, वो उसको हम टेलरिज्म बोलते हैं। देखो, इन दिस सिस्टम ऑल वर्क वाज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलेस्ट रिपीटेटिव एलिमेंट्स एंड डिवाइडेड बिटवीन द वर्कर्स। जैसे कोई एक फैक्ट्री है, वहां पे कोई चीज को प्रोड्यूस किया जाता है, किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है, उस प्रोडक्ट को बनाने में 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स लगते हैं, है ना। और मान लो 100 वर्कर्स हैं, पूरे 100 के 100 मिलकर ये काम करते हैं। तो हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, आपको क्या करना है, आप वर्क को डिवाइड कर दो, जो भी वर्क है आप उसको डिवाइड कर दो। तो हमने इस वर्क को 6 स्टेप्स में डिवाइड किया। आपने कहा कि जो वर्कर्स आपके पास में उन्हें भी डिवाइड कर दो। आपके पास 100 वर्कर्स हैं तो आप ऐसे कर दो कि 20 20 20 20 10 10, ठीक है। इस तरीके से जो वर्कर्स हैं वो काम करेंगे। 20 वर्कर्स ये वाला काम करेंगे, 20 वर्कर्स ये वाला काम करेंगे, और ये वर्कर्स हमेशा यही काम करेंगे, ये वर्कर हमेशा यही काम करेंगे। तो इससे ये एक चीज होगी कि आपको एक फिक्स टाइम, एक टारगेट दे दिया गया, इतने में आपको इतना इतना काम करके देना है। तो जब आप अपना काम कंप्लीट करोगे तो आगे वाला भी अपना काम कर पाएगा। जैसे अगर आप बोलो कि कोई एक चीज बनाने में आप सारे के सारे लग जाओ, लेकिन आपको 2-4 चीजें बनानी है और उसके लिए आप अलग अलग ग्रुप्स बना लोगे, तो वो काम ज्यादा अच्छे से हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा, टाइमली मैनर में हो जाएगा। तो टेलरिज्म में जो सबसे पहली चीज हुई वो क्या, वर्क भी डिवाइड और डिवीजन ऑफ लेबर भी। वर्कर्स को कंप्लीट करना होता था एक टाइम लिमिट के अंदर अपना पूरा काम, जिसके लिए स्टॉप वॉच को यूज किया जाता था। एक स्टॉप वॉच लगी रहती थी बड़ी सी, और बोल जाता था इतना टाइम है आपके पास, इतने टाइम में ही आपको इतना काम करके देना है, ठीक है। तो वो उस अकॉर्डिंग काम करते थे। प्रोडक्शन को स्पीड अप किया गया था असेंबली लाइन को इंट्रोड्यूस करके, ताकि जल्दी जल्दी से प्रोडक्शन हो, और हर एक वर्कर को कन्वेयर बेल्ट के पास में सेट कर दिया जाता है और वो हर एक पार्ट को असेंबल करते हैं ताकि एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाए। पूरा प्रोसेस मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है। मैं अभी तुम लोग को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करनी हूँ चीज़ों को, वरना उससे टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा और आप ही बोलोगे कि मैम फिर वो लेक्चर बहुत लंबा हो गया, है ना। तो इसलिए मैं बहुत डिटेल में किसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आपको क्या एक चीज़ करनी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, आप वहां से मेरे लेक्चर्स देख सकते हो, डिटेल में हर एक कंसेप्ट को समझ सकते हो। यहाँ पर आपसे मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ कि चैप्टर आपको पूरी तरह से कंप्लीट है, हर एक चीज आपको क्लियर है। आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हो कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, मुझे उसके लिए किस तरह का आंसर अपने एग्जाम में लिखना है ताकि मुझे अच्छे मार्क्स मिले।
ठीक है, तो इसीलिए मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा आपको समझाते हुए चल रही हूँ। तो कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, असेंबली लाइन क्या होती है, कैसे फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले ही, राइट। ओके, तो जो स्पीड है वर्क की उसको सेट भी किया जा सकता है कन्वेयर बेल्ट की स्पीड के साथ में। 1950s में बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए थे to shift from this system of direct control to indirect control, जहां पर workers are supposed to monitor and motivate themselves, है ना। तो यहाँ से इस एक काम को जो है मतलब वर्कर्स ताकि इस एक चीज को कर सके, मोटिवेटेड रहें, ये सारा एक सिस्टम बनाया गया था। ओके, पॉइंट्स देखो आपकी क्या क्या आपको आपके आंसर में नोट डाउन करना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ऐसे मत सोचना कि मैम क्वेश्चन बता रही हैं, ठीक है, अब मैम ने आंसर दिखा दिया है, ठीक है, ये सेम आंसर मैं अपनी कॉपी में पूरा नोट कर लूंगा और फिर एग्जाम में उसको याद करके लिख दूंगा। डोंट डू दिस। ओके, क्या करना है आपको, कंसेप्ट समझना है कि एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है। क्या मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे क्या एक चीज उसमें आंसर में लिखनी है, रट्टाफिकेशन मुझे नहीं करना है, मुझे कंसेप्ट को समझना है। जब मुझे कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा मैं उसको आंसर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो, ना कि इस एक चीज के ऊपर कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है तो ये आंसर लिखना है, ठीक है मैं ये सारे पॉइंट्स लिख लूंगा। नहीं, मैं नहीं चाह रही हूँ कि कोई भी यहाँ पर कॉपी पेस्ट करे, सबको अपने हिसाब से लिखना है, अपने हिसाब से सोचना है। मैं आपको इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, रीड नहीं करवा रही हूँ, डिक्टेट नहीं कर रही हूँ कि आप अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखो। चलो आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द मेजर फॉर्म्स ऑफ जॉब रिक्रूटमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो मेजर फॉर्म्स ऑफ जॉब रिक्रूटमेंट होते हैं उसके बारे में हमको बताना है। देखो, जॉब रिक्रूटमेंट टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स इन इंडिया। वेरी फ्यू जॉब्स आर एक्वायर्ड थ्रू एडवर्टीजमेंट्स एंड इन प्रोफेशंस लाइक प्लम्बिंग एंड कारपेंट्री पीपल आर सेल्फ एम्प्लॉयड। बोल रहे हैं मेजर फॉर्म्स बताओ जॉब के, तो एज सच तो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जॉब के, है ना। कोई एक रेगुलर सैलरी पे वर्क कर रहा होता है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, किसी का कोई बिजनेस होता है ना। तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स हैं। अगर हम उनको डिस्कस करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जॉब रिक्रूटमेंट इंडिया में बहुत ही अलग अलग तरीके से है। वेरी फ्यू जॉब्स आर थ्रू एडवर्टीजमेंट। बहुत कम ऐसे जॉब होते हैं, आप किसी से पूछोगे आपकी जॉब कैसे लगेगी तो उन्होंने बोला कि मैंने कोई एडवर्टीजमेंट देखा था वहां से मैं जॉब अप्लाई करने गया या गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत कम जॉब्स होते हैं जो एडवर्टीजमेंट के थ्रू लगते हैं कि किसी ने कोई एडवर्टीजमेंट देखा पेपर में या मोबाइल में और फिर उसके बाद में वो इंटरव्यू देने गए। तो वेरी फ्यू जॉब्स आर देयर। कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जैसे कोई प्लम्बिंग कर रहा है, कोई कारपेंट्री का काम कर रहा है ना। आपने देखा होगा आपके घर में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप प्लम्बर को बुलाते हो। तो ये जो होते हैं ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। एजुकेटेड सेक्शंस में अगर हम जाएं तो जो ट्यूटर्स हो गए, राइटर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड है। एज देयर कॉन्टेक्ट्स प्ले अ डोमिनेंट रोल इन एक्वायरिंग वर्क फ्रॉम देम। जैसे फॉर एग्जांपल आप हमारा एग्जांपल ले लो, मैग्नेट ब्रेन्स में जितने भी टीचर्स हैं तो ये सब एजुकेटेड अपने आप से जो है एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये लोग जो है वर्क कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जो है एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन जो जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है ना। हम आपको पढ़ा, अब जैसे कोई घर में कोई ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दे तो वो भी एक तरीके का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही होगा, ठीक है। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर वर्किंग आवर्स। उनके वर्किंग आवर्स में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कुछ ऐसे भी वर्कर्स होते हैं जो परमानेंट हेड वर्कर की तरह एम्प्लॉयड होते हैं और उनको प्रॉपर कंपनसेशन, स्टेटस, पोजीशन फॉर देयर वर्क, ये सारा कुछ मिलता है। आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स में से भी कुछ ऐसे होंगे कि एक फिक्स जॉब है, एक फिक्स पोजीशन पर जॉब कर रहे होते हैं और उनकी इतनी सैलरी होती है, इतना उनको जो है टाइम देना होता है, एक्सेट्रा। कुछ जो पर्सनल होते हैं वो एम्प्लॉयड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी, जैसे जॉबर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, आपने सुना होगा ना दिहाड़ी मजदूर वगैरह, ये सारी चीजें ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं। तो बहुत सारे फॉर्म्स हैं जॉब रिक्रूटमेंट के, न्यूज़पेपर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कॉन्ट्रैक्टर्स, आउटसोर्सिंग, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स एक्सेट्रा। सभी के थ्रू जो है किसी को भी जॉब मिल सकती है। तो ये आपके सभी क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करने हैं और आपको प्रैक्टिस करना है। अगेन आई एम सेइंग, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप इन क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाओगे। आपको भले सब कुछ समझ में आता होगा चैप्टर से, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप ब्लैंक हो जाओगे कि अरे इसमें क्या लिखा जाए, है ना। आपको आता भी होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि वर्ड लिमिट मैच नहीं हो रही, मुझे तो बस एक दो ही पॉइंट आते हैं लेकिन लिखना मुझे बहुत सारा है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है ना, कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे उसको समझना है, फिर कैसे उसको अपने आंसर में लिखना है, एक पूरा पैटर्न क्लियर। और उस पैटर्न को ही फॉलो करते हुए हम अपने क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। किसी तरह का कहीं भी कोई भी डाउट आएगा तो वो आप मुझसे पूछोगे कमेंट सेक्शन में, और आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने अच्छा परफॉर्म कर पाओगे।
क्लियर? तो आई होप सो दिस होल थिंग इज क्लियर टू यू। तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। किसी तरह का कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन की, आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हो। सो एज यू ऑल नो, डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है वो भी प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो जो भी क्लास कोर्स और साथ ही साथ जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, जो बहुत इजीली गूगल पर एक्सेसिबल है। तो यहाँ से आपको जो भी क्लास कोर्स सब्जेक्ट चैप्टर लेक्चर टॉपिक पढ़ना है आराम से पढ़ो, बिना किसी दिक्कत परेशानी के, बिना किसी डाउट के। और यहाँ पर आपको सभी लेक्चर सभी वीडियोस एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में मिल जाएंगे बिना किसी दिक्कत परेशानी के। आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर फॉलो कर सकते हो। इतना ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स, बुक्स, ई बुक्स और साथ ही साथ में मेरे वीडियोस का सारा लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें। एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। जाते जाते जल्दी से करो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।